हम तो सिर्फ महाराष्ट्र अभी एमपी घूम के आए थे, वहाँ पे अरे तो MP में महाराष्ट्र, अभी भी अरे नहीं लगा भाईजान वहाँ पे अजमेर भारतीय चलो, जनता पार्टी का है। अजमेर चलो। अजमेर की सालाना उर्स अपने में बाजू 2 के लाख राज्य की लोग बात था, कर रहा हूँ मैं 2 तो। लाख लोग था सालाना उर्स में अजमेर में। अभी ताजुद्दीन बाबा के दरगाह के उर्स के टाइम वहाँ पुलिस ने बंदोबस्त लगा दी, सर हमारे अजमेर 10 में तो आदमियों को कांग्रेस जाने की नहीं दी। सरकार है पर हाँ तो वही ना, कांग्रेस की सरकार है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो पर आपको बीजेपी वाली कांग्रेस सरकार में ने भी खुला नावेद साहब, अधिकार कांग्रेस जी ने हमेशा क्या काम किया है बताओ? बताइए। पानी आपको कैसा ये ला, जानना मीटर चाहूंगा कैसा, NMC जो का बिगर काम मीटर के पानी पीते केवल थे आज पानी उसका रेवन्यू मिल पहुंचाना रहा है है या साहब, इसके ये भी तो अलावा और भी सोचो। कोई काम है? तो और भी काम करिए ना। बताइए। नागपुर महानगर पालिका ने जो घर घर अभियान था, जैसे टैक्स का पकड़ लो, ओके टैक्स में भी उन्होंने अनुदान दिया है। जैसा टैक्स में एक बार अगर कोई टैक्स भरने जाता था 5,000 10,000 तो उसको वो अधिकार छीन लेते उस पे थे, भी उसको विकास नोटिस देते ठाकुर थे। जी ने मगर आप नागपुर लोग पे महानगर आरोप पालिका ने लगाया कि हमारे जो टैक्स अनिल में जी धांधली शोले, है। परवीन जी दटके ने उसको 3 टाइम दिया है। फारूक आप साहब- ये किसने पद्धति सिखाया? विकास ठाकुर जी जो आमदार है, उन्होंने भी महानगर पालिका पर आरोप लगाया है टैक्स की धांधली पे। उस पे देखिए, क्या बोलना चाहिए? विकास ठाकुर का आप जितना जानते हैं मैं उनको जानता हूँ। अच्छा 20-25 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं उनको गिराया भी गया, वो खुद गिरे, अच्छा गिराया नहीं गया, खुद गिरे। और वो कैसे जीते वो आप विकास ठाकरे से पूछो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे और कुछ संस्था के लोग थे उनको साथ देते तो भारतीय जनता पार्टी की आज हुकूमत रहती पश्चिम नागपुर में। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ में नावेद आजमी। आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जो कि कल बॉम्बे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मीटिंग अटेंड करके आए हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, साथ में हम ये भी जानेंगे कि NMC को लेकर इनकी क्या राय है, चुनाव की कैसी तैयारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फारूक भाई से। मोहम्मद फारूक साहब, आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ, ये मेरी जवाबदारी हुई। सर कल आप बॉम्बे से होके आए हैं, जी सर। क्या थी, किस बात के लिए ये मीटिंग रखी गई थी? इतने बड़े बड़े नेता आए थे, हमने लाइव टेलीकास्ट देखा आप लोग के IT पेज में, तो क्यों रखी गई थी ये मीटिंग? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। उस शिविर में ऐसा है कि 2 दिन का अभ्यास कर होता है। भारतीय जनता पार्टी किस संगठन को कैसा सिखाना चाहिए जी उसकी सभ्यता सिखाती है जी उसके बारे में सब चीज़ की जो जानकारी है हमारे बड़े भाई, हमारे गुरुजी आधार, हमारे जनाब शेख फिरोज भाई इसका जवाब देंगे। जी। तो फिरोज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल आप लोग गए मीटिंग में, जी हाँ। तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? क्या आने वाले 2022 का NMC चुनाव था या ये जनरल एक मीटिंग थी? देखिए, ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था जी और ये शिविर का जो मेन कारण था वो ये था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सभ्यता है जी कि हम लोग हर चीज़ की शुरुआत बहुत नीचे से करते हैं, जैसा बूथ लेवल का काम हम लोग करते हैं। जी तो हर विषय पे प्रशिक्षण था वो, उसमें हमारे सबसे कद्दावर नेता केंद्र के कैबिनेट मंत्री आली जनाब मुख्तार अब्बास साहब आए थे उसमें मार्गदर्शन करने। जी ये हम सबों का बहुत बड़ा सौभाग्य था। उसके बाद में मैं तो अल्पसंख्यक नेताओं के बारे में बात करूंगा आपसे। बिल्कुल। तो अल्पसंख्यक के कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी आए थे। उन्होंने एक संजीवनी, आशीर्वाद, एक दुआ के तौर पे हम सबों को मार्गदर्शन किया। दूसरी चीज़ कि हमारे नागपुर शहर के एक बहुत छोटे ओहदे पे रहे, शहर के उपाध्यक्ष ओहदे पे रहे, वो प्रदेश के अध्यक्ष बने मोर्चे के और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आदरणीय हाजी जमाल सिद्दीकी साहब जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने भी अपना हमको मार्गदर्शन। अभी ये 2 दिन के जो शिविर की आपने मुझसे बात कहा उस पर मैं आ जाता हूँ। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर में इस बार पार्टी के हमारे आला बड़े नेता, जितने भी नेता आए थे, सबों ने एक शब्द देकर गए कार्यकर्ता को
जो कार्यकर्ता अपना बूथ मजबूत रखेगा, जो कारपोरेशन में चुनाव जीत के नगर सेवक बनेगा, निश्चित रूप से महानगर पालिका में इतनी बड़ी पोस्टें होती है जिसमें बहुत बड़ा लेवल का फंडिंग होता है, यानी उस कार्यकर्ता को नगर सेवक बनकर एक काम करने का मौका, एक अवसर भारतीय जनता पार्टी देती है। ठीक है। उसके बाद का सेकंड टप्पा ये होता है, यदि उसका काम अच्छा है, उसके इलाके में उसकी बात अच्छी है, तो पार्टी आचार विचार करती कि इसको आमदार की टिकट देना चाहिए। ओके। अब अपोजिशन वाले हमसे सवाल करते, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आमदार की टिकट नहीं देती। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमने टिकट दिया था, किसी कारणवश हमारा एक उम्मीदवार चुनाव हार गया था, पातशाह पटेल के रूप में। तो सवाल ये है कि जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, मैं ये 3-4 पार्टियों पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपसे 3-4 पार्टियों के बारे में बताएं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अभी भारतीय जनता पार्टी में हो। बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी को संस्कारी पार्टी बोल रहे हैं, पर किसी जमाने में आप खुद कांग्रेस में थे। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों, कई दल बदल क्यों किया आपने? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफर दिया था? क्या क्या कारण था? कारण कुछ भी नहीं था नावेद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े सुलझे हुए तरीके से आपको इसका जवाब दूंगा। जी। कांग्रेस से नाराजी एक ही थी मेरी जी, और भाजपा से प्यार था। ये दोनों बातों को मैं भी आपको बयान कर देता हूँ। जी। कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम मैं आपसे, आप ही के चैनल के माध्यम से भी पूछूंगा और आपको बताना है। अच्छा। आप मुझे बताइए नावेद साहब, राजीव गांधी जी की माता का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। राजीव गांधी के बेटे का नाम क्या है? राहुल गांधी। और बेटी का नाम? प्रियंका। और राहुल गांधी की माँ का नाम क्या है? सोनिया। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अच्छा। जो भाजपा के बैकबोन है, हाँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओके। आप इनके वालिद का नाम बताएं, दोनों के। नो आइडिया। इसलिए आपको उसका आइडिया नहीं है क्योंकि वो जो नेता है हमारे, जो हमारे मार्गदर्शक है, उनके माता पिता का कोई बैकग्राउंड राजनीति में नहीं था। अच्छा। नहीं है। आज बता देता हूं मैं आपको दिल खोल के, भारतीय जनता पार्टी का ना कोई मालक है ना कोई मालकिन है। अच्छा। समाजवादी पार्टी में किसी भी व्यक्ति को चांस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद में उनका बेटा है अखिलेश यादव। ओके। अब मैं बात करता हूं आपको, उद्धव ठाकरे के पिताजी का नाम बताएं। ये बालाजी ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के पोते का नाम क्या है? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे, हाँ। शिवसेना में तो बहुत कर्मठ नेता थे, बड़े बड़े, जिनको कैबिनेट मंत्री बना सकते थे उद्धव ठाकरे जी, मगर उन्होंने अपने बेटे को बनाया। तो ये परिवार, देखिए नावेद साहब, आपसे मैं आपको यही बात की, अगर बात मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि मुझसे आप पूछो अभी, हाँ, कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होगा? नहीं पता होगा। मैं बता देता हूं। अच्छा। आप भी बता दोगे? कौन आप बताइए। सोनिया जी के पास में बनेगा राहुल के बाद में सोनिया के बाद में प्रियंका। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय आने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम किसी व्यक्ति को मालूम नहीं रहेगा। अच्छा। ना प्रदेश के अध्यक्ष का नाम मालूम रहता है, ना शहर के अध्यक्ष का नाम। भारतीय जनता पार्टी नावेद साहब सिर्फ कार्यकर्ता संगठन की पार्टी है। आज आपको एक बात बताता हूँ, इतिहास के पन्ने में लिखा गया है, जो बाजू में बैठे हैं ना छोटे फारूक साहब, इनके बारे में आपको तफसील से जानकारी दे दूं मैं जी। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का एक चलन होता है जी, कि फला आदमी को हमने अध्यक्ष बनाया शहर का, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होता। ओके। ये सच बात है। मगर
मोहम्मद फारूक छोटा जिस नाम से आप फेमस है, जी। फारूक भाई को 10 वर्ष पहले हम्म। आपको शहर का अध्यक्ष बनाया गया था मोर्चे का, हम्म। जब गली से लेकर दिल्ली तक भाजपा नहीं थी। ओके। आज भारतीय जनता पार्टी गली से लेकर दिल्ली तक है। ऐसे में पर मैं आप 2020 और 21 में फारूक भाई को वापस नागपुर शहर का अध्यक्ष बनाती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह आचार विचार किया है कि संगठन को समझने वाला व्यक्ति कौन है जिसको हम ये दायित्व दे सकते हैं, तो वो दायित्व फारूक भाई को मिला। फिरोज भाई, पर आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं वापस उसी मुद्दे पे आऊँगा। अगर अपन पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह की बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपने बेटे को सांसद बनवाए थे, वहाँ तो चला परिवारवाद। तो आप कैसे बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नाम की चीज़ नहीं है? परिवारवाद तो हर पार्टी में ही नजर आती है। नहीं नावेद साहब, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ जी। मगर आपको एक बात मैं बता देता हूँ। आपने, चलिए मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। जी। रमन सिंह के बेटे की बात की, आपको उनके बेटे का नाम मालूम है क्या? अभिषेक सिंह। ठीक है, जी, सांसद है राजनांदगांव राजनांदगांव से, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी का जो गढ़ था, जी, गढ़, वहां से राहुल गांधी चुनाव क्यों हार गए? अब वो तो जांच का विषय है, पर लोग बोलते हैं कि जनता के कारण हार गए। सुन लीजिए, अब वो तो जांच का विषय है बाकी। सुन लीजिए, मैं जी। आपको बताता हूँ। यानी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकार बन गई, जी, तो पूरा अपोजिशन बोलता है ईवीएम मशीन सेट है। सेट है। और जहां इसलिए जिस बोले- राज्यों में कांग्रेस की वापसी हुई, ओके। वहां सेट नहीं है। फिर हम्म। ईवीएम मशीन की डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य में कभी नहीं करी थी। अच्छा। ईवीएम मशीन को लाने वाली पार्टी है सिर्फ कांग्रेस। हम्म। आज हमारे महाराष्ट्र के, मैं मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, ओके। देवेंद्र फडणवीस जी, जी। साफ सुथरी छवि का हमारा मुख्यमंत्री, जी। बेदाग मुख्यमंत्री, अच्छा। गर्व होता है काम करते हुए। आज नितिन गडकरी जी की बात करता हूँ, पार्लियामेंट में आज से कुछ वर्ष पहले सोनिया जी ने उनकी सराहना की। जी। मैं आपको 2019 के चुनाव की एक बात बताता हूँ। बिल्कुल। नाना पटोले लोकसभा के उम्मीदवार जी। और कद्दावर नेता को आपने एक खुला चैलेंज कर दिया कि नितिन जी मैं आपको चुनाव हरा के बताऊंगा। अच्छा। और नाना पटोले जी के जो नेता है राहुल जी, जी। कस्तूरचंद पार्क में, नावेद भाई आपका भी मीडिया था, मैंने देखा है, जी। वहां हमने क्या देखा, राहुल जी प्रचार में आते नाना पटोले के, बिल्कुल। और एक अब्द शब्द मेरे नेता को नहीं बोलते हैं नितिन गडकरी जी को। उसी टाइम ये डिसीजन हो गया था कि गडकरी साहब भारी बहुमतों से चुनाव जीत गए। सही बात है, ये बात सही है कि एक देखिए, जब आज हम नहीं है महाराष्ट्र में, सरकार में नहीं है, हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं, सत्ता पक्ष में हम नहीं है। जी। इसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही काम कर रहा है। जी। आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी मैं जानकारी दे रहा हूं। जी। बिल्कुल। अनेक राज्यों के अंदर में, पूरे देश में कोरोना काल में 144 की धारा लगी। ओके। देश ने रिस्पेक्ट किया, देश के कानून का, शासन का, प्रशासन का। अनेक राज्यों के अंदर में धार्मिक स्थल खोल दिया गया, नहीं खोला। खोल गया अनेक राज्यों में। साहब आपको जानकारी नहीं है, हम तो सिर्फ महाराष्ट्र अभी छोड़ के। एमपी घूम के आए थे वहाँ पे, अरे तो MP में महाराष्ट्र, अभी भी अरे नहीं भाईजान, लगा वहाँ पे अजमेर भारतीय चलो, जनता पार्टी का है। अजमेर चलो, अजमेर सालाना की उर्स आप में बाजू 2 के लाख राज्य की लोग बात था, कर रहा हूँ मैं 2 तो। लाख लोग था सालाना उर्स में अजमेर में। अभी ताजुद्दीन बाबा के दरगाह के उर्स के टाइम वहाँ पुलिस ने बंदोबस्त लगा दी, सर, हमारे अजमेर 10 में तो आदमियों को कांग्रेस जाने की नहीं दी। सरकार है पर हाँ, तो वही ना कांग्रेस की सरकार है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो पर आप कांग्रेस बीजेपी वाली सरकार में ने, नहीं खुला नावेद अभी साहब, तक। कांग्रेस जी। ने हमेशा क्या काम किया है बताऊं? बताइए। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ओके। और रिक्वेस्ट में बात नहीं जमी तो उन्होंने कंफ्यूज किया। ये राजनीति है कांग्रेस की। अच्छा। अच्छा। आज देश के प्रधानमंत्री ने ओके।
बहुत बड़ी चर्चा हो जाएंगी। मुझे इंदौर जाना है, जी जी। इसलिए मैं ये चर्चा शस्त्रों को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आपको जानकारी दे देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने 135 से 40 कमोबेश योजनाएं लाई देश में, जिसमें से 25 से 30 के बीच में जो योजना है वो अल्पसंख्यक समाज के लिए। अब आप बोलोगे अल्पसंख्यक समाज फिर वो सारी चीज़ों से दूर क्यों है? नहीं, वो ये सवाल है आपका, आपके मन में, मैं जानता हूँ। इसका जवाब मैं ही आपको दे दे रहा हूँ जी। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी मनमोहन जी ने मिलकर एक चर्चा किया। चर्चा ये किया कि पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, इसका जायजा लेने के लिए मनमोहन जी ने, सोनिया जी ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम था सच्चर समिति। नावेद भाई आप भूल रहे हो? उस समिति के माध्यम से जब देश का सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ये आई कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान घोर, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबके नीचे अगरचे कोई समाज आया तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज आया। फिरोज भाई, मैं छोटे फारूक भाई से भी कुछ पूछना चाहूँगा। सर, जैसे कि अभी एनएमसी का चुनाव आपका 2022 में आने वाला है, केवल 6 महीने बाकी है और विगत 15 साल के आसपास आपकी सत्ता बीजेपी की वहाँ पे है नागपुर महानगर पालिका में। तो क्या कारण है जो आप लोग 15 साल तक टिके हुए हैं वहाँ पे? नागपुर महानगर पालिका जब 15 साल से आज तक जो हुकूमत है वो काम पर है, विश्वास पर है, लोगों के विश्वास जीता है। कड़े परिश्रम में बड़े परिणाम मिलते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। तो आप बड़े परिणाम लाई है उसने। ओके। माननीय नितिन जी ने 2014 में ऐलान कर दिया था कि नागपुर महानगर पालिका में घर घर में मैं पानी की व्यवस्था करके दिया है। पर अभी तक तो नहीं दिया। नहीं आप दिया उत्तर नागपुर की बात कर लूँ सर, मैं। आप पत्रकार लाइन से अगर पूछेंगे, आपके ही इलाके में पानी की इतनी बड़ी नागपुर समस्या महानगर है पालिका जो जिसके लिए कोई हद ही नहीं। नहीं। अभी आप पे भीड़ भिड़ा के कार्यकर्ताओं ने, आपकी पार्टी के भी कार्यकर्ता हाँ, थे, नहीं डाउट नहीं, पर वहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। सर भी उत्तर नागपुर से आते, सर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए। नागपुर महानगर पालिका में आपको विश्वास दिला देता हूँ सर, जितने टेंडर थे जो पहले वो ऑनलाइन ये थे, आज ऑनलाइन हो गया। नागपुर महानगर पालिका के ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं उसका पेंडिंग पड़ी है, सर, नागपुर महानगर पालिका में जो घर घर जो पानी का जो वहवाम चला है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हुआ। आप क्यों बोल रहे हो? सिर्फ उत्तर नागपुर में नहीं आकर के बोल रहे? उत्तर नागपुर कौन बोलता नहीं? डॉक्टर मिलिंद मानेला लाया, जहाँ घोर मुस्लिम बस्ती थी वहाँ पर टीपू सुल्तान पकड़ लो, आपके महेंद्र नगर में पकड़ लो, और आपके ईटा भट्टी के पास पकड़ लो, जितने मुस्लिम एरिया में वहाँ पानी कैसा आ गया? वो आपके हसन बाग में कैसा आ गया? जानना चाहूँगा आपके ये देखिए ना, नहीं आप ये देखिए, आप बार बार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पानी नहीं ला, पानी कैसा ला, मीटर कैसा, जो बिगड़ मीटर के पानी पीते थे आज उसका रेवड़ी मिल रहा है साहब। ये भी तो सोचो, भी कोई काम है तो और भी काम करिए ना। नागपुर महानगर पालिका ने जो घर घर अभियान था, जैसे टैक्स का पकड़ लो, ओके, टैक्स में भी उन्होंने अनुदान दिया है। जैसा टैक्स में एक बार अगर कोई टैक्स भरने जाता था 5,000 10,000 तो उसको वो अधिकार छीन लेते थे, उसको नोटिस देते थे। मगर नागपुर महानगर पालिका ने हमारे जो अनिल जी बोले, परवीन जी दटके ने उसको 3 टाइम दिया है। आज ये किसने पद्धति सिखाया? विकास ठाकरे जी जो आमदार है, उन्होंने भी महानगर पालिका पर आरोप लगाया है टैक्स की धांधली पे। उससे क्या बोलना चाहिए? विकास ठाकुर का आप जितना जानते हैं मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, 20-25 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं उनको गिराया भी गया, वो खुद गिरे। अच्छा, गिराया नहीं गया, खुद गिरे। और वो कैसे जीते वो आप विकास ठाकरे से पूछो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे और कुछ संस्था के लोग थे, उनको साथ देते तो भारतीय जनता पार्टी की वो आज हुकूमत रहती पश्चिम नागपुर में। ये पश्चिम नागपुर में हुकूमत रहती। आज ये देखिएगा विकास ठाकरे ने कौन सी ये करा, 2009 से लेके आज तक सुधाकर देशमुख ने, पूर्व आमदार ने पूरे रोड बनाया, मस्जिद के पास रोड बनाया, नल लगाया, मंदिर के सामने लगा, किसने करा?
आज तक बताइए ना, पश्चिम नागपुर का जो अंधेरे में था कहाँ से उजाला आ गया? ये है भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत पर आई के काम करिए। आज विकास ठाकरे की बात करिए, खुद का कौन सा काम करा इन्होंने? आज मैं तो 2019 से जिनका कौन सा 2.5 साल से काम करे उनसे पूछो, कार्यकर्ता के खुद नहीं मिलते। जिसका घर फूड़ा है वो क्या दूसरे को उजाला दिखाएगा साहब? जो दिखता है वो बिकता, ये बिकने वाले में से नहीं है। ये परिश्रम शिविर में जब आते ना, तो अभ्यास वर्ष आते ना, तो भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन है, संगठन को मजबूत करता है, घर घर में जाता है, उससे लोगों का कांटेक्ट करता है। आज मेरे को तो दुनिया में सबसे बड़ा अगर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया में नंबर 1 पार्टी है। आज बूथ स्तर पर देखो कितने लोग हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में 9012 बूथ है साहब, 9012 बूथ है। आज किसने बनाया? आज ये भारतीय जनता पार्टी। कोई कांग्रेस के राज में नहीं, कांग्रेस के राज में तो साहब टिकट नहीं देते। आज मेरे को बता, जिस महानगर पालिका में से उप महापौर चुन के गया मोमिनपुरा में से पटेल साहब, श्रीमती पटेल साहब चुन के गई, और वैसे ही आज हसनबाग में जो इंतकाल हो गया मजीद शोला, वो कैसा जीत के दिए, वो भी डिप्टी मेयर रहा। आज ये बताओ कांग्रेस ने क्या दी? कांग्रेस ने तो हसनबाग को हजम कर ली थी साहब, जिससे नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक रहते हुए भी, उप महापौर अपना महापौर रहते हुए भी, पूर्व महापौर आज नगर के अध्यक्ष है और आमदार भी है। मेरे भतीजे परवीन जी दटके ने, उन्होंने, और अपने पूर्व आमदार कृष्णा जी खोपड़े ने, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी साथ मिलकर आज सबसे बड़ा इतिहास रचा है। नागपुर महानगर पालिका में 1200 पट्टे दिया हसनबाग में। किसने काम करा? कहाँ गए सतीश चौधरी, कहाँ विकास ठाकरे, कहाँ विलासराव मुत्तेवार? ये तो प्रेरणा करना चाहिए। प्रेरणा हमने जिससे सीखा है वो माननीय नितिन जी से, जिसके कार्यकाल में और देवेंद्र जी कार्यकाल में ये ठराव पास किया गया, जिसका अच्छा होता है वो सब दुआ दिया जाता है, और जिसका जो दुआ मिलती है तो उसको सत्ता भी दिया जाता है। इसलिए सत्ता हमको दी गई नागपुर महानगर पालिका। और आने वाले दिन में ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो पद्धति हुई ना 3 की, ये तो हर जनता उसको सराहना करिए, मगर कुछ कांटे जो है बबूल के कांटे, उनको चुभन होती है। अरे हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं जो हम बबूल के पेड़ में सर हम फल लगाते हैं। हमने योजना बनाई है नागपुर आने वाले दिन में। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ग्रास पर काम करा, भारतीय जनता पार्टी का हर समाज का कार्यकर्ता ग्रास पर काम करा, अल्पसंख्यक मोर्चा का काम कर रहा है, सब ग्रास पर कर रहा है। आज मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को खड़े करा है, आज बूथ स्तर पर लाके खड़ा करा है। हमारे जो नगर सेवक है शफी रिजवी, जो ताजबक में 20 साल से जो काम नहीं हुआ था, यही शफीक रिजवी ने साहब एक नौरजोक और प्रभाकर जी दटके के जरिए से पूरा वार्ड फंड लेते थे। क्यों? तब भी तो महानगर पालिका में सत्ता पक्ष में नहीं थे। हमने विपक्ष की भूमिका करते हुए हमने उनको फंड दिया। और वो भी तो छोड़ो, आप इनसे पूछ लो, हसनबाग में पूर्व नगर सेवक इब्राहिम भाई चूड़ीवाला कांग्रेस के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंड दिया। जब उनको फंड मिला तो उन्होंने बोले अब अंधेरा नहीं देखूंगा, मेरे आंखों की पट्टी खुल गई है, अब तो मैं उजाला दिखाऊंगा लोगों में, माइनॉरिटी में जाऊंगा, शहर में जाऊंगा, बस्ती में जाऊंगा और बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको छत देता है साहब, तो आज उसका घर बच्चे सक्षम पढ़ते हैं, बच्चे जो है स्कूल पढ़ेंगे। आज उसको 30 साल के लोन मिलेगा उस ज़मीन पर, आज उस ज़मीन पर लोन मिलेगा तो बच्चे पढ़ सकता है, आज अगर वो लोन मिलेगा तो घर बना सकता है, आज वो लोन मिलेगा तो वो शादी करा सकता है। सर ये हुकूमत है। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस में सिर्फ फूड है, 3 तरह की भाई है। एक है ऑटो वाला जो मेन चला रहा है, वह है उदय जी ठाकरे, सामने का चक्का है। दूसरा 2 पीछे के जो पहिए है, एक है नानाजी पटोले और उनकी भूमिका विकास जी ठाकरे, और तीसरी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, शरद पवार जो बोलता वो कठपुतली की तरह चलते। साहब यहाँ कठपुतली नहीं चलती, यहाँ विश्वास के काम चाहते था। भारतीय जनता पार्टी में आज जो महाराष्ट्र में जो चिंगारी लगाई है, जब 97 में साहब नितिन जी ने बांधकाम मंत्री रहते हुए 54 पुलिया बनाया था, जिसमें से आप भेंडी बाजार का पुलिया देख लो, कितना नामी ग्रामी पुलिया है, कितने भीड़ लगती थे। आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को क्यों जीतता है? उस वहाँ पर से भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है।
भेंडी बाजार से मोहम्मद अली रोड पर क्यों नहीं हारी? वहाँ काम करे नितिन जी ने, काम कराए। आज जब बांधकाम करी थे मंत्री थे तो आज वो देश के कैबिनेट मंत्री है जिन्होंने एक चिंगारी से शोला बनाने का काम करा पूरे देश में। साहब आपको बता देता 2015 में, सुनिए पत्रकार साहब, 2014 के पहले 54% सड़क का काम होता था साहब, और आज 91% हुआ साहब, 91%। और ये नितिन जी की सराहना करना चाहिए आप लोग। आप जितने भी काम गिना गए ज़्यादातर नितिन गडकरी साहब के हैं। हाँ। और वो आते केंद्र में। अभी अपन बात कर रहे एनएमसी की, एनएमसी में क्या हुआ सर? देखिए एनएमसी में आए तो मेट्रो किसने लाया? आप बोलते हैं भूमि पूजन विलासराव मुत्तेवा ने करा, तो क्यों नहीं करा? अरे वो पेट भरने का काम करे, जमीन खरीदने का काम करे, दारू बनाने का काम करे, कॉलेज बनाने का काम करे, मगर नितिन जी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिन्होंने कॉलेज है, ना दारू की दुकान है, ना पेट्रोल पंप है। ये नागपुर महानगर पालिका में आज 15 साल से जो हुकूमत है वो नितिन जी के वजह से, देवेंद्र फडणवीस के वजह से। आज देवेंद्र जी ने कितना अच्छा काम करा, ये बताइए कितना काम करा। आज 107 लोगों को जो औजीदार थे साहब, कांग्रेस ने अंधे में रखा। सतीश चौधरी जैसे लोगों ने, विलासराव मुत्तेवा यूनियन चलती साहब, हमने देखा है। आज दयाशंकर तिवारी जी, उनसे पूछिए कितने ही हुए। अनिल जी शोले, प्रभाकर डटके थे। और आज देवेंद्र जी ने 107 लोगों को औजीदार को परमानेंट करा। क्यों नहीं करी कांग्रेस ने? आज भारतीय जनता पार्टी दलितों का साथ देती है, मुसलमान का देती है, क्रिश्चियन का साथ देती है और आदिवासी का साथ देती है। आज ये देखिए, आज जो हमारा जो कामठी रोड पर जो पुलिया बना, जो चर्च है, आज वो पुलिया चर्च के पास उधर था, मगर एक फादर क्रिश्चियन होने के नाते बिशप ने एक डेलीगेट दिया कि साहब यहाँ अगर पुलिया उतरेगा तो हमारे चर्च को ये आएंगी। स्कूल है, स्कूल भी है वहाँ आएंगी। आज नितिन जी ने उनकी भावनाओं को समझा, आज उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे पुल उतारा। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी प्रेरणा रखते हैं। नागपुर महानगर पालिका में जो काम हुआ, आज ये भी बता देता आपको, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के कई नगर सेवक आने वाले, कांग्रेस के भी आएंगे साहब, क्योंकि अदला बदली भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये गिरगट का रंग अगर सीखने वाले हैं, ये कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं साहब। चलिए सर, अब हम बात करते हैं साथ से। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए क्या हमारे दर्शकों को, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। मेरा नाम इरशाद हुसैन है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा नागपुर शहर में मुझे फारूक भाई के नेतृत्व में महामंत्री बनने का सौभाग्य मिला, और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष हमारे परवीन जी दटके माननीय, उनके नेतृत्व में मुझे ये मेरी किस्मत है कि मैं आज ये दोनों अध्यक्षता में, और हमारे मंत्री नितिन जी गडकरी जी, इनका जो मुझे दुआ बोलो या इनका आशीर्वाद बोलो, इनके नेतृत्व में मुझे काम करने का ये मौका मिला। मैं समझूंगा कि मैं खुद नसीब हूँ जी। और ऐसे नेताओं के हाथ के नीचे काम करना। अब हमारे फारूक भाई तो हम लोग कई आज 30-35-40 साल से काम करते आ रहे भारतीय जनता पार्टी में। नितिन जी गडकरी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको, आप जानते हैं जी। उसी तरह अभी जो नागपुर शहर अध्यक्ष है परवीन जी दटके, इनके वालिद भी जो थे प्रभाकर राव जी दटके जी, उनके नेतृत्व में से ही हम फारूक भाई हम तब से काम करते आ रहे। आज बताइए, नागपुर शहर वो जब अध्यक्ष थे तब भी हम अध्यक्ष थे वार्ड के। आज उनके फर्जन यानी माननीय परवीन जी दटके, वो आज नागपुर शहर अध्यक्ष है। हम आज फारूक भाई के नेतृत्व में आज हम महामंत्री है। तो ये पार्टी है, और ये पार्टी ऐसी है कि बहुत अच्छी परिवार पार्टी है। लोग क्या बोलते हैं उस पर तो नवेद भाई ध्यान नहीं देना, लोगों का काम है बोलना। अपने को खुश नसीबी है कि भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है, और हर जगह तो 10% कुछ ना कुछ रहते हैं। अगर हम उस चीज़ को लेके चलेंगे तो ना परिवार में रह पाएंगे ना सत्ता में रह पाएंगे। कि अपने घरों में भाइयों में आपस में ना इत्तेफाकी नहीं होती, कि होती है। 4 भाई है तो चारों में इत्तेफाक बनना मुश्किल है। लेकिन इस बार का ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जी, हमारे नागपुर शहर अध्यक्ष छोटे मोहम्मद फारूक साहब जी, और माननीय परवीन जी दटके, और हमारे मिनिस्टर जो नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इस बार इन्हें नागपुर महानगर पालिका में 2022 में अल्पसंख्यक के जो अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको फारूक भाई के नेतृत्व में बूथ लेवल पर, यानी हमने नागपुर शहर की कार्यकारिणी कंप्लीट की है, मंडल की जितनी जो है कार्यकारिणी कंप्लीट की, इवन बूथ जो लेवल है बूथ लेवल पर भी
फारूक भाई के नेतृत्व में हमने बूथ बनाया है और इस बार पार्टी ने अल्पसंख्यक आघाड़ी के लिए और मुस्लिम समुदाय के जो जिस एरिया से क्षेत्र से अच्छे जो दिखेंगे कार्यकर्ता उसको टिकट देने का ऐसे नागपुर शहर के अध्यक्ष ने तय किया है। तो एहसास सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एनएमसी का चुनाव 2022 सर पे है, आप लोग की क्या हिस्सेदारी रहेंगी और क्या तैयारी रहेंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखा गया ओबीसी को तो चांस देती नहीं है। देखिए नवेद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस बार 2022 का जो समीकरण है जी, दिल्ली से लेकर गली तक के भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है, सबको चांस दिया है। अच्छा, और हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी नागपुर शहर जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद फारूक साहब और परवीन जी दटके, जी, इनकी जो रणनीति है इस बार बहुत विचित्र रहेंगी और अलग रहेंगी। अच्छा, क्योंकि ये इनका सबका साथ सबका विकास सब समाज को साथ में लेकर चलने वाले हैं ये। जी, और परवीन जी दटके और नितिन जी गडकरी और छोटे फारूक साहब जैसे जो अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के, इंशाल्लाह इस बार हर कार्यकर्ता को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अल्पसंख्यक आघाड़ी को पार्टी ने देना तय किया है, ये पक्की बात है। इस बार हर मुस्लिम समाज को इस पे वो लोग खरा उतार रहे हैं और इस बार 100% पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अल्पसंख्यक को देने का तय किया है ये। तो जैसी भी टिकट मिलती तो हमारे नागपुर शहर में बहुत से मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ से जैसे अभी इस बार 2 ही सीटें हैं, तो इस बार हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगर नागपुर शहर के परवीन जी दटके अध्यक्ष जी ने हमें इनको अगर कम से कम 15 या 10 सीटें भी देती है तो हम इनके अध्यक्षता में कम से कम 7 से 8 सीट लाने का हमारा तय है ये। अच्छा जी, और इस बार सीटें आएंगी क्योंकि कैसा है कि अभी समीकरण बहुत बदला है, लोग जागरूक हुए और पहले जैसे लोग नहीं रह के आँख मूंद के वोटिंग करते थे। आज इंसान जाग चुका है, हर इंसान जानता है कि भाई हमारे फिरोज साहब क्या है, नवेद भाई क्या है, फारूक भाई क्या है, अच्छे बुरे के लोगों को पहचाने। और हम भी इतने साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी टिकट देंगे नहीं देंगे ये विषय तो एक अलग होता है, लेकिन पार्टी में टिक कर रहना, काम करना ये बहुत बड़ी बात है। और पार्टी कार्यकर्ता को हमेशा कहीं ना कहीं उसका अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही करती है, ये हमने देखते आया है करके। हमने आज तक क्या 30-35 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं सभी लोग, तो एक परिवार है। इलेक्शन तो 5 साल में आते हैं नवेद भाई, आता है और जाता है, लेकिन 5 साल क्या इलेक्शन ही लड़ने के लिए अपन पार्टी में काम करते हैं। सामाजिक कार्य कर है, समाज के विषय है, अपने देश हित के विषय है। और हमारे जो भी जैसे भी कोरोना काल में ये हमारे दोनों भाई बैठे फिरोज साहब फारूक साहब, हम लोग ने क्या काम किया नहीं किया ये बंद मुट जाता। अगर हमको मीडिया में आना होता तो हम ऐसे 2 केले दिखाते फोटो शूट करते, लेकिन ये काम हमने नहीं किया ये। क्योंकि देखिए इस्लाम हमारा क्या सिखाता है, ये हाथ से दो तो ये हाथ को पता ना चले। सबसे पहली बात तो हम मुसलमान हैं, एक दीन जानते हैं, 2 और इंसानियत उसी को कहते हैं कि भाई अपन 2 केले दे रहे फोटो शूट कर रहे तो ये देखने वाला भी और जो जिसको हम दे रहे तो वो भी कहता है यार नहीं यार ये नेता नहीं है, ये फोटो शूट वाला नेता है। तो हम लोगों को ये काम नहीं आती, हमारा जमीन लेवल पर काम है, हम जमीन लेवल पर काम करेंगे। और इस बार पार्टी जो भी निर्णय लेंगी जो भी लेंगी वो पार्टी के निर्णय हमें मंजूर रहेंगे इस बार। सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस सवाल पर? कि हमारा सवाल ये है, आने वाले नगर निगम चुनाव में आप लोग की क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा? क्योंकि मुसलमानों को तो इतनी चांस बीजेपी आज तक देती नहीं है और आप अल्पसंख्यक में ही आते हो। देखिए, मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी हमेशा चांस देती है। अच्छा, कैसे? मुस्लिम समाज को चांस लेना नहीं आता वो एक अलग बात है। अच्छा, मसलन मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने महानगर पालिका के चुनाव के विषय पे मुझसे जानना चाहते हो आप जी, कि आगामी मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक समाज को लेके हिस्सेदारी के ताल्लुक में आप मुझसे पूछना चाहते हैं। हिस्सेदारी की जो बात है मैं आपको बता देता हूँ। 1 बूथ 10 यूथ ये हमारी एक बूथ की रचना है। ओके। ये रचना हमारी इसलिए हमने रची है, जो सक्षम होगा उसको तो पार्टी टिकट देंगी। और टिकट का ताल्लुक मैं आपको बता देता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कि फला नेता ने फ़ोन कर दिया, फला मेरा कार्यकर्ता है दे दो उसको टिकट, फला आमदार के घर का कोई सब्जी ला के देता है, अरे बहुत अच्छा उसको टिकट दे दो। भारतीय जनता पार्टी में 3 सर्वे होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, सर्वे के आधार पे हमारे यहाँ टिकट का वाटअप होता है।
ये एकदम स्पष्ट आपको जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा। 3 सर्वे होता है, और क्यों ना हो सर्वे, मान लो मुझे टिकट दे रही है महानगर पालिका, और सर्वे में आता है कि मुझसे भी कई सक्षम फारूक भाई है, इरशाद भाई है, शफी रिजवी भाई है, छोटे साहब भाई है, XYZ कोई भी, रशीद काजी है हमारे यहाँ, इनके महामंत्री है उनमें से। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, 3 सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर, और ये जो चुनाव होता है नाविद साहब, मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से ये लोगों को भी जानकारी देना चाहता हूँ। ये चुनाव होता है व्यक्तिगत चुनाव। अच्छा। सबसे पहले ये चुनाव को बोला जाता है व्यक्तिगत चुनाव। ये चुनाव इसलिए व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्ति होता है, उसका लोगों में मिलनसारी कैसी है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को देख के पार्टी आचार विचार करके बैठ के एक कोर ग्रुप बनता है, उसके आधार पर टिकट का वाटअप होता है। उसके बाद मैं 2017 के चुनाव पे आ रहा हूँ आपके पास में। मैं एक सवाल मैं सुनिए ना सर, आप मेरी बात, 2017 के चुनाव में मैं आ रहा हूँ। नितिन गडकरी साहब के वाड़े के बाहर पूरा मजमा लगा हुआ है, कारपोरेशन चुनाव के टाइम का पूरा मजमा लगा हुआ है। सब लोग अपने अपने हाथ से खड़े, मेरा नाम फाइनल होगा, मेरा नाम फाइनल होगा। मोहम्मद फारूक एक ऐसा नाम है, ये ही बस वाड़े के बाहर नहीं थे, ये कहाँ बैठे हुए थे, अपने इलाके में मोहन नगर में एक क्रिश्चियन दोस्त के यहाँ। अच्छा। तो दोस्तों ने इनसे सवाल किया, अरे फारूक भाई वहाँ वाड़े पे मजमा लगा है, सब अपनी अपने शक्ति प्रदर्शन बता रहे, और आप यार यहाँ बैठे हो। तो फारूक भाई का एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे फ़ोन में आज भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। उन्होंने ये बोला हंसते हंसते, देखो फिरोज भाई, मैंने जीवन भर भाजपा का काम किया एक सामान्य कार्यकर्ता बन के। मेरे मोहन नगर में हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख सब भाइयों का मैं चाहता हूँ। अच्छा। यदि सर्वे में मेरा नाम आएगा तो मेरे को टिकट देंगे। आप सिफारिश करो, आप राष्ट्रीय सचिव, उस टाइम में राष्ट्रीय मंत्री था ऑल इंडिया का। अच्छा। उसके बाद में मेरे को शहर अध्यक्ष बनाया गया था 17 में मोर्चे का। अच्छा। तो बोले आप नहीं तो मेरे को टिकट दिला दो सिफारिश करके। तो मैंने फारूक भाई को बोला, भारतीय जनता पार्टी में सिफारिश नहीं चलती। अच्छा। भाजपा में सीधा काम है, कार्यकर्ता काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अभी आपने बोले कि टिकट देने से तो पहले सुनिए ना, तो हुआ ये कि जब नाम का डिक्लेयर हुआ, तो अल्पसंख्यक समाज से किसकी टिकट फाइनल हुई? तो सबसे पहले मोहम्मद फारूक की। अच्छा। सबसे पहली टिकट, कसम से गॉड। अच्छा। अरे बाप रे बाप, अल्हम्दुलिल्लाह पहली टिकट किसके पास हुई? फारूक भाई की। सब भागे हम फारूक भाई के घर मुबारकबाद देने। अब जो लोग श्योर थे हमारी तो टिकट फाइनल है, हम तो बिल्कुल बैठे, उनकी कट गई। क्योंकि मिलना या नहीं मिलना ये कार्यकर्ता के कार्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये है नाविद भाई। वो बात सही है आपकी, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी बोले कि देखते समय बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसमें से एक चीज़ आपने बोली क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, बराबर। पर आज अगर हम केंद्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड बीजेपी के उसमें। इस पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ जी। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ मनपा चुनाव की। मनपा नहीं, पर बीजेपी का सारी जगह नहीं तो नाविद भाई, आप देखिए, एक तो मुझे कभी कभी शक होता है कि आप कहीं MIM से बिलोंग तो नहीं करते हो, आप कांग्रेस से तो नहीं करते हो। मैं बात कर रहा हूँ महानगर, मैं बात कर रहा हूँ गली की, आप बात कर रहे हो दिल्ली की, है ना। आज आप एक बात बताइए, कांग्रेस के जितने भी नेता थे 100 में से 90 भ्रष्टाचारी निकले कि नहीं निकले? कितने जेल गए, कितने जेल में बंद है? बीजेपी को क्यों इसीलिए मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, आप भूल जाता हूँ। मैं नावेद साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में, अपने पूरे देश के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी एक वजह बताता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ करके मैं भाजपा की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ओके। ऑनलाइन जिस पार्टी के मेंबर, और वो भी सक्रिय मेंबर, 18 से 20 करोड़ मेंबर जिस पार्टी के हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बात,
मैं देश के प्रधानमंत्री जी पर दो बात बोल के मेरी वाणी को यहाँ मैं आपसे रुखसत लूँगा। जी। देश के प्रधानमंत्री जी ने दो बहुत अच्छे फैसले लिए अपने जीवन के। कौन उस कौन फैसले की मैं सराहना करता हूँ। कौन कौन से? सबसे पहला फैसला नोटबंदी, अच्छा, 2016 8 नवंबर। क्या फ़ायदा हुआ इससे? मैं बताता हूँ आपको। बताइए। नोटबंदी, देश के प्रधानमंत्री ने उस नोटबंदी को इसलिए नोटबंदी किया क्योंकि उन्होंने एक नहीं अनेकों बार, एक नहीं सैकड़ों बार देश के प्रधान भाई नरेंद्र मोदी ने संविधान की रचना को बार बार पढ़ा है। अच्छा। पढ़ने के बाद में नरेंद्र भाई मोदी की उंगली एक सब्जेक्ट में जाके रुकती थी जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोलते थे कि जिस देश को तरक्की करना है या जिस देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, तो बाबा साहब का संकल्प और उनका सपना था कि हर 10 से 12 वर्ष में उस देश की करेंसी को बदलना चाहिए। मगर वाह रे वाह, देश का प्रधान नरेंद्र भाई मोदी 2014 में आप आमदार बनते हैं और चुनाव जीतते हैं सांसद का, और आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2016 में ये निर्णय लेते हैं। एक उनकी ये योजना मुझे बहुत पसंद है। नहीं तो पर आम दूसरी जनता को क्या फायदा हुआ? दूसरी चीज, ये मैं कार्य करता हूँ, ये मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई राजनीति मत कीजिए आप। ठीक ठीक। दूसरी उनकी मेरे को जो चीज बहुत पसंद आई, करीब से पसंद आई, हाँ। वो था स्वच्छता अभियान। नहीं, स्वच्छता अभियान की का तो हम सब तारीफ करेंगे। स्वच्छता अभियान का मतलब मैं आज बता देता हूँ आपको। जी। पहली बात मैंने क्या बोला, डॉक्टर बाबा साहब के उस सपने को भाई नरेंद्र मोदी ने साकार किया, और दूसरा सपना उन्होंने किसका साकार किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा। हमारे प्रॉफिट फरमाते हैं कि ईमान वाले का, एक मुसलमान का आधा ईमान सफाई है। बिल्कुल तो सही बात नरेंद्र है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो लाए वो उन्होंने नहीं लाए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने अमल किया। ये मेरा कहना है। इसीलिए मेरा एक शेर है, इसके साथ में मैं रुखसत ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि ये प्यार के रिश्ते कायम रहे हमेशा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अल्लाह हाफिज। तो देखा दोस्तों आपने, ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के बड़े नेता, जिन्होंने अपनी बात बहुत यानी बिना डरे बिंदास तरीके से बोले। हालांकि मेरे ऊपर भी आरोप लगाए कि आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पर आप जानते हो कि मैं किसी पार्टी का सग्गा नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं केवल अपनी जनता का हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं नाविद आदमी, धन्यवाद।